myself Bhupender Rajpurohit from VS Nursing Academy, गांधीनगर। स्वागत है आप सबका VS Nursing Academy के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अभी हाल ही नॉर्सेट 6 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं। जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं, जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, उन लोगों को सिलेक्शन होने की उम्मीद और चांसेस ज़्यादा हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन लोगों की रैंक बहुत पीछे हैं, तो उन लोगों की थोड़ी सिलेक्शन होने की उम्मीद और चांसेस थोड़ी कम हैं। जैसा जिसकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे है, उन लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। उसी तेज़ और ज़्यादा उम्मीद से और दुगनी ऊर्जा से वापस तैयारी में लग जाना चाहिए अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। नेक्स्ट टारगेट 2 एग्ज़ाम आ रहे हैं, नॉर्सेट 7 का भी एग्ज़ाम है और ESIC का भी एग्ज़ाम है। हाल ही में आफ्टर 1 मंथ ESIC का 7 जुलाई को एग्ज़ाम है और 15 सितंबर को नेक्स्ट नॉर्सेट का एग्ज़ाम आ जाएगा। और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं, उन लोगों को 14 मई से आपको सेंटर चॉइस करनी है। सेंटर चॉइस आप इस तरफ से करना कि जैसे आपका जो नियर बाई एम्स पड़ता है वो आप पहले भरें और जो आपके दूर है उसको बाद में रखें। और हमारी VS नर्सिंग एकेडमी के जो ऑफलाइन क्लासरूम है, उसके अंदर नॉर्सेट 6 से मोर देन 20 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं। जो उसके अंदर से एक कैंडिडेट है जिसकी रैंक टॉप 100 के अंदर है, मीन्स उसका नाम है काजल मकवाना, जिनकी रैंक है ऑल इंडिया 61 रैंक। ये स्टूडेंट लास्ट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रही हैं। 1 ईयर नहीं, 1.5 ईयर हो गए होंगे। इन्होंने नॉर्सेट 5 भी दिया था। नॉर्सेट 5 के अंदर प्री में क्वालिफाइड हुए थे, उसके बाद में मेंस दिया इन्होंने। मेंस में भी क्वालिफाइड हुए गए थे। 2099 रैंक आई थी। जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था या फिर ये एलिजिबल नहीं थे, तो एलिजिबल न होने की वजह से इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, एम चॉइस भी नहीं भरी थी। लेकिन वापस जब ये एलिजिबल हुए, नॉर्सेट 6 दिया। नॉर्सेट 6 प्री भी इनका अच्छा रहा था, 99 परसेंटाइल बने। उसके बाद में नॉर्सेट मेंस दिया। मेंस के अंदर ऑल इंडिया 61 रैंक आई है। सबसे पहले मैं इनको ऑल इंडिया 61 लाने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर रैंक लाना, पहली बात तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो रैंक ऑल इंडिया टॉप 100 में रैंक लाना बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने जो लाई है उससे इनका पूरा परिवार, इनके पेरेंट्स को और इनके पूरे गांव वाले जो लोग हैं, बहुत दिनों से बधाइयाँ आ रही है। इनके पेरेंट्स का भी कॉल आया था, सबको बहुत बहुत बधाई है। इनका पेरेंट्स का, पूरे गाँव का, VS नर्सिंग एकेडमी का, सबका नाम इन्होंने रोशन किया है और इंडिया 61 रैंक लाने के लिए। अब मैं काजल मकवाना से इस इंटरव्यू सेशन के अंदर, पहली बात तो ये इंटरव्यू सेशन हम कोई कोचिंग का प्रचार करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये इंटरव्यू सेशन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, वो बार बार ये पूछते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, हम भी एग्ज़ाम देते हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो जो लोग टॉप रैंकर होते हैं, उनसे अपन ये पूछ सकते हैं कि आज तो काजल को अपन ये पूछेंगे कि आप जो टॉप 61 रैंक आई है, उसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, कौन सी किताबें पढ़ते थे, कितने मन से लगातार पढ़ रहे हो, ये आपको एनर्जी कहाँ से आती थी, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते थे कि एवरीडे पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता था। इसको अपन डिस्कस करने के लिए इस सेशन में अपन ये बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ काजल मकवाना को कि आपका बेसिक ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, आपने 12th कहाँ से की, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम काजल मकवाना कांजी भाई है। मैं कच्छ के छोटे से गांव भीमासर की रहवासी हूँ। मैंने अपना 12th कंप्लीट रॉयल गर्ल्स स्कूल धोराजी से किया था और मैंने अपना नर्सिंग SKLP इंस्टीट्यूट ऑफ भुज से किया है। और मेरे पापा एक फार्मर है। मुझे बहुत प्राउड फील अभी हो रहा है कि एक फार्मर की बेटी की जब जॉब लगती है तब बहुत अच्छा फील होता है। कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सर ऐसा था कि जब मैं छोटी सी थी तब मेरे भाई बहन मुझसे भी छोटे छोटे थे,
तो उनको स्कूल भेजना, फिर मम्मी पापा तो खेत में चले जाते थे, तो तभी से मेरी थोड़ी स्ट्रगल भरी लाइफ रही थी। और उसके बाद नाइन्थ स्टैंडर्ड से मैं हॉस्टल में थी, तो तभी से मेरी मतलब पढ़ने का टाइम अच्छे से मिल पा रहा है। ओके, आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया, कुछ कॉलेज वगैरह? अभी जैसे ग्रेजुएशन इन्होंने बताया कि जो गांव के लोग होते हैं स्पेशली, उनका जब गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है तो बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं। जब मेरा भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगी थी तो बहुत प्राउड फील होता है कि एक आप किसान के बेटे होके सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जॉब लगती है और पूरे गांव के अंदर आकर जगह पहली बार जॉब लगती है। बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसा सोचते हैं कि रियल में जो मैंने पढ़ाई की हुई है वो मेरी पूरी सक्सेसफुल है। जब आप ये नॉर्सेट 6 का रिजल्ट आया था तब आपको कैसा फील हो रहा था उस समय? जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तभी मैं और मेरा भाई उसी पे ही चर्चा कर रहे थे कि दीदी तेरी कितनी वैकेंसी थी इसमें और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसी पे ही बात कर रहे थे। और अचानक रिज़ल्ट आ गया। फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया कि मैं उसके हाथों से, उसका बहुत मुझे सपोर्ट रहा है, तो उसके हाथों से मैंने अपना रिज़ल्ट देखा और मेरी बहन ने बताया कि तेरी ऑल इंडिया रैंक 61 आई है। तो मुझे तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी रैंक आई। और फिर तो पहले मैंने थैंक यू भगवान को बोला कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल किया। पहला कॉल मैंने मम्मी पापा को किया था और उनको बताया कि मेरी पापा जॉब सिक्योर हो गई और मेरी ऑल इंडिया रैंक 61 आई है। तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए थे। मम्मी के आंखों में तो पानी आ गए थे कि मेरी बेटी ने कर दिखाया ऐसा। और मैंने दूसरा कॉल, बहुत सारों के कॉल आ चुके थे, लेकिन मैंने दूसरा कॉल भूपेंद्र सर को किया कि इस जर्नी में मेरा कोई एज अ टीचर, एज अ गुरुजी और मेरे आइडियल ही है भूपेंद्र सर। तो इनका बहुत मुझे सपोर्ट रहा है ऑलवेज़। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में भी और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो सर ऐसे बोल देते थे कि हाँ बेटा ऐसे करो तो ये हो जाएगा। इसलिए भूपेंद्र सर का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। मैं भूपेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस जर्नी में मेरा इतना साथ दिया। इनका जब रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ था शाम को 5-6 बजे ऐसे कॉल आया था कि सर मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया और बहुत अच्छी रैंक के साथ हुआ है, ऑल इंडिया 61 रहा हूँ। बहुत खुश थे। मेरे को ये पता था कि इनका लास्ट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं ये, क्योंकि टेस्ट जो देते थे उनमें रैंक बहुत अच्छी आती थी। ये पता था कि इनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, लेकिन इतना ये उम्मीद नहीं की थी कि ऑल इंडिया टॉप 61 रैंक लेके आएंगे। रैंक लाना बहुत मुश्किल होता है। आपने ऑल इंडिया 61 रैंक आई है, इसके लिए बहुत काबिल तारीफ़ है आपकी। थैंक यू सर। आपने जैसे एम्स, जब आप नॉर्सेट की तैयारी करते थे, आपका ड्रीम एम्स कौन हुआ करता है? जब हम यहाँ मेरा GNM कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो यहाँ आके पता चला कि एम्स जैसा कोई एग्ज़ाम होता है। अब जब आए तब तो आंखों में सपना गुजरात गवर्नमेंट का ही लेके आए थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि एम्स जैसा कोई एग्ज़ाम होता है जो अपने फील्ड में टॉप लेवल का होता है और बहुत अच्छी जॉब है। तो फिर तब से तो सपना बना लिया था कि, और पता चला कि एम्स राजकोट भी है, तो मेरा तो तब से ड्रीम प्लेस था कि मुझे फर्स्ट बार में ही एम्स राजकोट चाहिए। तो इस बार तो राजकोट की वैकेंसी नहीं आई है, तो अभी जो भी एम्स हो इस बार मैं सिलेक्ट एम्स नागपुर करना चाहूँगी। कोई बात नहीं, इस बार वैकेंसी नहीं है तो अगली बार ज़रूर आएगी। ESIC की वैकेंसी भी आ रही है और नॉर्सेट 7 के अंदर राजकोट की वैकेंसी श्योर आएगी। कोई बात नहीं, इस बार आप ये वाला एम्स ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका ड्रीम कम आएगा, पक्का आपका ड्रीम जो भी है आपका अचीव होगा, नॉर्सेट 7 में आपका हो जाएगा। इस जो भी आपने रैंक निकाली है, तो इसमें आपका स्टडी मटेरियल क्या क्या आपने यूज़ किया है, कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे, तो वो थोड़ा बच्चों को शेयर कीजिए। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ तो यहाँ के जो VS टीम के जो टीचर्स है वो लेक्चर में पढ़ाते हैं तो साथ नोट्स लिखवाते हैं। तो मैंने जो साथ में नोट्स लिखे थे, मेरे तकरीबन
20 जितने मैंने यहाँ से नोट्स लिखे हैं उसको बार बार रिवाइज़ किया है पहले तो। और ऑलवेज़ मैं रिवीज़न और पढ़ती ऑलवेज़ मैं सिस्टम वाइज और सब्जेक्ट वाइज थी। तो पहले मैं नोट्स पढ़ती थी अपनी, फिर उसके बाद सर ने बोला था कि एंक्लेक्स के अच्छे क्वेश्चन होते हैं और उसमें सब रेशनल वाइज दे रखा है। तो फिर मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे एंक्लेक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। और फिर मैंने PR यादव तो मैंने सर क्लास के साथ साथ ही निकाल दी थी। और उसके बाद में मोस्टली के MCQ रेशनल वाइज, ऑलवेज़ मैंने जो भी पढ़ा है वो रेशनल वाइज ही पढ़ा है। और उसके ये 3 पढ़ लेती थी। उसके बाद मैं टेस्ट तो ज़रूर देती थी। जितनी भी VS ऐप में जो टेस्ट है वो मैंने सब दे रखी है, सब्जेक्ट वाइज हो, मेंस हो, प्री हो। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्या है कि पिछली बार जो नोट सेट दिया उसमें मैंने थियरी पे ज़्यादा फोकस किया था और उस बार थियरी अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। तो इस बार मैंने ज़्यादा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे की थी और मैं टेस्ट डेली दे देती थी। ये स्टडी मटेरियल से याद आया, जब इनिशियल ये तब पढ़ने आए थे तब इनको थोड़ी इंग्लिश कम आती थी। ऑब्वियसली होता है कि हम भी जैसे BSc नर्सिंग की थी तब इंग्लिश अपन को थोड़ा कमज़ोर होता है, तो इंग्लिश कम आती थी तो इनको क्वेश्चन समझ में नहीं आते। जो पढ़ाते थे वो समझ ज़रूर आ जाता था, उनको याद भी रहता था, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे। तब ये रोज़ बोलते थे कि PR यादव वाले तो सॉल्व हो जाते हैं, फिर भी ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये एनक्लेक्स वाले क्वेश्चन हमारे को समझ ही नहीं आते, तो सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ो। एनक्लेक्स की क्वेश्चन थोड़ी लेंथी हैं, उसकी थोड़ी लैंग्वेज टफ है, तो आप क्वेश्चन को 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, आपको समझ ज़रूर आएगा। अगर किसी को नहीं भी आता है तो हम यही बताते थे कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो। पहले एक लाइन को समझो, फिर दूसरी लाइन को समझो, फिर तीसरी लाइन को समझो, फिर उस क्वेश्चन का सारांश निकालो कि पूछना क्या चाहता है, उसके बाद में आंसर दो। तो इनिशियल फेज़ पे ये धीरे धीरे आंसर करने लगे। फिर 5-6 महीने के बाद में इनका फ़ोन आता है कि अभी जो मैं जो क्वेश्चन करती हूँ ना मेरे को सब कुछ समझ आता है। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपको एनक्लेक्स अगर शॉन्डर समझ में आती है फिर आप मॉस्बी भी ट्राई करना। तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे और आज रैंक आपके सामने ही है। आपकी ये जर्नी यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो इसके पीछे किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है? क्योंकि अपने इंडिया में थोड़ा ऐसा होता है कि गर्ल्स को कम बार भेजते हैं और स्पेशली हम जो गाँव के लोग होते हैं उनमें लड़की को 10वीं या 12वीं तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद में बोले कि कोई बात नहीं बेटा, घर पे काम करो, अगर आपको कुछ करना भी है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन से कर लीजिए। पहले तो मैं धन्यवाद अपने मम्मी पापा को करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया। मेरे मम्मी पापा का मुझे ऑलवेज़ बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे कभी रोक टोक नहीं की कि बेटा तू ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। उनको पूरा विश्वास था कि जो मेरी बेटी कर रही है वो सही है और वो कर दिखाएगी, जो उसके आँखों में जो सपने हैं वो कर दिखाएगी। इसीलिए मम्मी पापा ने मुझे कभी रोक टोक नहीं की है। तो मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे भाई बहन और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे दक्षा वगैरह कि जिन्होंने मेरे कॉलेज से लेकर अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट करते आ रहे हैं। और फिर एज अ टीचर ऑलवेज़ मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट भूपेंद्र सर का रहा है और पूरी टीम ऐसी सपोर्टिव थी कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन, मुझे तो बहुत डाउट होते थे, तो जब भी कोई मुझे क्वेश्चन होता था तो जिस भी सब्जेक्ट का होता था तो मैं उस टीचर को पहले कांटेक्ट करती थी कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो मुझे अच्छे से समझाते थे कि बेटा देखो ये ऐसे है। इसमें रेशनल वाइज मुझे ऑलवेज़ मिला है मटेरियल। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं मेरे से हो नहीं पाते थे तो वो मैं सीधा जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते थे टीचर्स, उनको कांटेक्ट किया है और वो बहुत अच्छे से मुझे समझाते थे। तो VS टीम का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। नेक्स्ट आपका जैसे जो आप पढ़ाई करते थे कोचिंग टाइम में कि ड्यूरिंग कोचिंग आप कैसे करते थे? कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में क्या क्या शेड्यूल बनाते थे कि आपने कैसे पढ़ाई की? दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? रात में पढ़ते थे या फिर कोई कभी सुबह पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, या इसके पीछे की पूरी क्या क्या स्ट्रेटेजी रही होगी आपको? जब कोचिंग स्टार्ट थी तभी तो 6-7 घंटे की तो कोचिंग चलती थी
तो कोचिंग ख़त्म होती थी, उसके बाद मैं रूम पे जाके 1 घंटा तो सो ही जाती थी। और जब उठती थी तब पहले पीआर यादव के क्वेश्चन, पहले नोट्स पढ़ती थी और उसके बाद पीआर यादव के क्वेश्चन करती थी। पीआर यादव के क्वेश्चन तो इतने जो नोट्स में लिखा है उसमें ही कवर हो जाते थे, इसीलिए वो तो अच्छे से समझ में आ जाते थे। और जब कोचिंग थी तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज जो टीचर पढ़ाते थे, जो मतलब वो 4 दिन आए हैं तो मैं 4 दिन वही सब्जेक्ट लेके बैठती थी कि उस दिन वो मुझे पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर लेना है। तो इसीलिए ऑलवेज़ मैं ऐसे ही पढ़ती थी कि जो भी टीचर आए उस सब्जेक्ट को ही हाथ में लेके बैठती थी। और मैं नाइट टाइम पर्सन हूँ कि मुझे नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता है। तो रात में मुझे 4 बजे तक कहो तो मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता था, इसीलिए मैं ऑलवेज़ रात में पढ़ती थी। और जब मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। और जब भी कोचिंग में होते हो तभी तो ऐसा होता है कि हमको टीचर्स बोलते रहते हैं कि बेटा ऐसे करो, पढ़ाई करो, ऑलवेज़ मोटिवेट करते रहते थे। लेकिन जैसे ही कोचिंग कंप्लीट हुई तो सेल्फ स्टडी करते थे तो बहुत डाउट आते थे कि कैसे होगा, क्या होगा। तो जब भी ऐसा कुछ माइंड में आता था तो मैं पहले तो आंखें बंद करके ऐसे, जब भी डीमोटिवेट हो जाती थी तो आंखें बंद करके सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे तो उनको रिज़ल्ट देना ही है। और फिर ऐसा कुछ हो तो मैं भूपेंद्र सर को ऑलवेज़ कांटेक्ट करती थी कि सर ऐसा डीमोटिवेट जैसा हो रहा है। तो सर ऐसा समझाते थे कि कोई नहीं बेटा, लोड नहीं लेना, मस्त बिंदास होके पढ़ो तो हो जाएगा, सबका सिलेक्शन होता है, कोई नहीं आपका भी हो जाएगा। इसीलिए ऑलवेज़ मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी और फिर पढ़ने लग जाती थी। हाँ, इनका जैसे ये कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में हर 7 दिन में एक बार ज़रूर कॉल कर लेते थे। जैसे ही होता भी है कि जब आप ड्यूरिंग कोचिंग टाइम के ड्यूरिंग हैं तो 6 आवर की जब आपकी क्लास होती है तो उसके अंदर टीचर 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक आपको मोटिवेट करते रहते हैं। हर एक टीचर आपको बताते हैं कि बेटा ऐसा पढ़ना है, इतनी मेहनत करोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे। और आपके सामने भी होता है कि जो सामने जो पर्सन खड़ा है वो अगर इतने मेहनत करके इतने अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो अपन क्यों नहीं पढ़ा सकते। आपने भी तो बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जो अपन को पढ़ा रहा है वो भी बीएससी नर्सिंग करके ही आया है, तो वहाँ से आपको मोटिवेशन होता रहता है। लेकिन घर जाने के बाद में आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, सेल्फ को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो ये सेल्फ डिमोटिवेटेड होते थे तब 7 दिन में एक बार कॉल आ जाता था, तब मैं बताता था कि कोई बात नहीं बेटा, ये ऐसा हर किसी के साथ में होता है कि साइकोलॉजी होती है माइंड की, कि थोड़े दिन अपन पढ़ते पढ़ते ऐसा फील होने लग जाता है कि खाली मैं ही पढ़ रहा हूँ दुनिया के अंदर, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ रहा है। तो उस टाइम थोड़ा बहुत मैं बोल देता था कि कोई बात नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ा करो, जो भी आप पढ़ते हो उसको रेशनलाइज पढ़ा करो, आपको ज़रूर याद रहेगा। और जो भी आप पढ़ते हो उसको टेस्ट दिया करो, तो टेस्ट में जैसी रैंक आती है तो आपको अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड मिल जाता है, जो भी आपको बहुत सेल्फ मोटिवेटेड मिलता है। थोड़ा नेक्स्ट में बच्चे बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि हमारे को थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए या फिर टेस्ट पे करना चाहिए। तो मैं तो यही सजेशन करूँगी कि जब आप कोचिंग करते हो तभी आप अपनी थियरी एकदम कंप्लीट अच्छे से कर लो, तभी जितने आपके पास नोट्स है उसमें से नोट्स यहाँ से जो नोट्स लिखवाते हैं उसकी थियरी मुझे तो लगता है मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन उसमें भी कुछ छूट जाता है तो आप एंक्लेक्स पढ़े, एंक्लेक्स में सब बहुत अच्छे से दे रखा है, रेशनल वाइज दे रखा है। तो सेकंड प्रायोरिटी पे आप एंक्लेक्स रखें और पहले तो अपनी कोचिंग की नोट्स ही रखें, फिर तो यही रहता है। आपने ये नॉर्सेट 6 जो दिया है, आपकी 61 रैंक है, तो इसमें आपने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए थे, आपके कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए? मैंने इस नॉर्सेट में 90 क्वेश्चन अटेंड किए थे और इसमें से मेरे 76 राइट हुए और 15 गलत हुए, तो इसीलिए मेरा स्कोर 71 रहा है और रैंक ऑल इंडिया 61 रहा है। देखो, ये अटेम्प्ट करने पे क्वेश्चन आता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जब आप कल एग्ज़ाम होने वाला है तो आज बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो इनका भी कॉल आया था कि जब मेंस के पहले दिन ही आया था कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तो मैंने ये बोला था कि आपको 75 से 80 के बीच में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इससे नहीं करना है। लेकिन इनका थोड़ा एक किस्सा हो गया था कि अभी जो एम्स में आपने देखा होगा कि सेक्शन वाइज होता है,
5 सेक्शन होता है, एक सेक्शन में आपको 18 मिनट का टाइम मिलता है, 1.5 घंटे का आपको 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये वाले सेक्शन के इन्होंने बताया कि मैंने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए हैं, फिर बाद में जैसे इनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद में 2 घंटे के बाद में कॉल आया कि आज मैंने 91 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। मैंने कहा इतने सारे कैसे अटैम्प्ट कर लिए? तो कि मेरे साथ ये हुआ कि फर्स्ट जो 4 सेक्शन थे उसमें से मैंने क्वेश्चन छोड़े थे बहुत सारे, लेकिन जो 5वां सेक्शन था उसमें से मेरे को 20 में से 20 क्वेश्चन आ रहे थे, और 20 में से क्वेश्चन पहले मैंने 71 ही अटैम्प्ट कर रखे थे, और लास्ट सेक्शन में मैंने पूरे 20 के 20 अटैम्प्ट कर दिए, मेरे 91 हो गए। तो फिर इन्होंने बोला कि क्या होगा, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, मेरे माइनस में तो नहीं चला जाएगा? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको अटैम्प्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपका स्कोर अच्छा ही होगा। और इनका स्कोर अच्छा ही रहा कि आपको माइनस मार्किंग होके 71 नंबर आए हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत मिनिमम माइनस मार्किंग हुई है इनकी। अब जो आपके साथ में जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होंगे, जो आपके बैचमेट होंगे, जो आपके कलीग होंगे, या फिर आपके रूममेट होंगे, अब जो आपके साथ में पढ़ रहे थे, जो अभी फ़िलहाल नॉर्सेट 6 के अंदर या तो उनकी रैंक अच्छी नहीं है या फिर वो मेंस में क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, उन बच्चों को या फिर उन स्टूडेंट को या उनका आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे। ये कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं था कि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिमोटिवेट हो जाए, कोई नहीं। अभी ESIC का इनिशियली आ रहा है, उसके बाद एम्स नॉर्सेट 7 भी सितंबर में ही है। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखे और क्वेश्चन ज़्यादा अब अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखे कि थियरी नहीं आती है तो पहले थियरी कंप्लीट करें। और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में तो सोचती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ हमें बहुत हेल्पफुल रहती है कि पता चलता है कि वहाँ पे कैसे हमें क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे। इस बार मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए, इसलिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अभी जो ये इन्होंने बताया कि जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिसकी रैंक नॉर्सेट 6 के अंदर पीछे हैं, वो लोग डिमोटिवेट ना हो, डबल एनर्जी के साथ में, डबल ऊर्जा के साथ में अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें और अपनी नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ESIC 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, 15 सितंबर को नॉर्सेट है, इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होए। नई सिलेक्शन हुआ है, डबल वापस मोटिवेट होके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। और जो भी पढ़ाया गया है आपको, जो भी यहाँ से पढ़ाया गया है, थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको यहाँ से फैकल्टी जो भी आपको पढ़ा रही है मोर देन सफिशिएंट है। इन्होंने भी नोट्स प्रिफरेबल किए हैं, जो भी फैकल्टी ने इन्होंने नोट्स पढ़ाए हैं, जो भी नोट्स प्रिफरेबल किए हैं, तो आप भी नोट्स प्रिफरेबल करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना MCQ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप टेस्ट दें, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें। जो आपने यहाँ से फैकल्टी आपको पढ़ाया होगा और जो आपने कॉलेज में देखा होगा, तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगता है कि कॉलेज, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और मेरा सेल्फ स्टडी से किसी का सिलेक्शन हो जाता है। नो डाउट जो इंटेलिजेंट पर्सन है उनका आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जो एकेडमिक सेशन और कम्पिटिटिव लाइफ में थोड़ा फ़र्क है। आपको कैसा लगा था जब आप कॉलेज छोड़ के कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए? जब कॉलेज में ऐसा था कि हम 2 साल का वो था, कोविड था, तो हमें मास प्रमोशन मिला था, इसीलिए कॉलेज में इतनी कोई पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो ये जहाँ जब पहला लेक्चर अटेंड किया तो पता चला कि इतना डीप में भी कोई आता है। हमको तो सिर्फ बेसिक ही हमने तो पढ़ा था, तो फिर कोचिंग में आके पता चला कि इतना डीप आता है और इतना डीप क्वेश्चन आता है। तो मेरा तो ये मानना है कि कॉलेज में तो हम बहुत बेसिक पढ़ते हैं, लेकिन कोचिंग में आके देखा कि ये बहुत डीप आता है, क्वेश्चन भी बहुत डीप आते हैं और पढ़ना भी ह्यूमन बॉडी में बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। तो अभी जो BSc नर्सिंग जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं या फिर 4th ईयर BSc नर्सिंग पास आउट करते हैं या फिर जिन्होंने GNM कर रखी है, उनको आपका क्या सजेशन है कि उन बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर क्लिनिकल फील्ड की तरफ जाना चाहिए? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अब जब आपका इनिशियली फेज़ है
आप फ्रेशर हो तभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कोचिंग करो या फिर ऐसे ही आप कर सकते हो, तो सेल्फ स्टडी करें। लेकिन क्लिनिक में ऐसे इनिशियली ज्वाइन ना करें, एक बार ज़रूर गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें, और आप सच्ची मेहनत आपकी होती है तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जिन लोगों ने कर रखा है कि आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा सैलरी मिलता है और इतनी छुट्टियां देते हैं। प्राइवेट में तो थोड़ा ऐसा रहता है कि छुट्टियों का और सब तो प्रेशर भी रहता है, लेकिन गवर्नमेंट में हम अपनी फील्ड के राजा रहते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि इनिशियली आप ज्वाइन करें। कि एक बार क्या होता है कि हम जब हॉस्पिटल में लग जाते हैं तो फिर मन डाइवर्ट हो जाता है, पढ़ाई में इतना हम नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप इनिशियली ही ज्वाइन करें, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रखा है तो। और मुझे वीएस टीम का बहुत सपोर्ट रहा है। यहाँ की जो फैकल्टी ने मुझे पढ़ाया है ऑलवेज़ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल रही है। और मैं इस बार की जो बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि मैंने पहली बार इससे सुना हो या देखा हो। इतना मैंने रिस्क नहीं लिया इस बार, लेकिन मुझे क्वेश्चन ऐसे थे कि कभी तो सुने हुए थे, डाउटफुल थे वो मैंने अटेंड नहीं किए, लेकिन क्वेश्चन तो मैंने सभी सुने हुए थे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो यहाँ की जो फैकल्टी ने मुझे पढ़ाया है, जो मुझे ज्ञान दिया है, आज मेरी इस रैंक में उनका ही सपोर्ट रहा है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी भूपेंद्र सर, जबर सर, रवीना मैडम, सुनील सर, एमएस सर, पूरी वीएस टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगेन मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी ऑल इंडिया 61 रैंक लाने के लिए बहुत मुश्किल होती है इतनी रैंक हासिल करना। उसके लिए आपके काबिल हो, आपने रैंक हासिल की है, आपका ड्रीम ज़रूर मिलेगा। इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।